बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज हम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का एक और बड़ा अहम फाइलम डिस्कस करेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले देखते हैं कि इनको आर्थ्रोपोडा क्यों कहा जाता है। आर्थ्रो लफ्ज़ का मतलब है जॉइंट्स, जोड़, और पोडा का मतलब है लेग्स या फीट। तो इनकी लेग्स में जोड़ मौजूद होते हैं। है ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, लेकिन इनकी लेग्स में जॉइंट मौजूद होते हैं और ये जॉइंट एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। तो इन जोड़ों की, जॉइंट्स की मौजूदगी की वजह से इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोड एनिमल्स की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। इनके एम्ब्रियो में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स बनती हैं। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री, और इनमें बॉडी कैविटी मौजूद होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। आर्थ्रोपोडा हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है। तो हैबिटेट के हवाले से आर्थ्रोपोडा खुश्की पे भी मिलेंगे आपको, और एक्वेटिक ये पानी में भी मिलेंगे। ख़ास तौर पे पानी के अंदर जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, क्रस्टेशिया। ये वो आर्थ्रोपोडा हैं जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में मौजूद हैं। अब क्रस्टेशिया के ग्रुप में फर्दर हमारे पास क्रैब या इसके साथ क्रेफिश ये मौजूद होते हैं। ये इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्रैब और क्रेफिश। और जो लैंड पे पाए जाते हैं इनमें स्पाइडर्स भी हैं, और इनके अलावा इंसेक्ट भी हैं। और याद रहे, स्पाइडर्स क्लासिफिकेशन की रूह से इंसेक्ट की कैटेगरी में शामिल नहीं होते। आर्थ्रोपोडा ज़रूर हैं स्पाइडर्स, लेकिन ये इंसेक्ट नहीं हैं। स्पाइडर्स का एक अलग ग्रुप है और इंसेक्ट का एक अलग ग्रुप है। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्पीशीज़, सबसे ज़्यादा तादाद इंसेक्ट की है। और इंसेक्ट ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं। इनकी पहचान है कि जिन आर्थ्रोपोडा की 6 लेग्स होंगी उनको आप इंसेक्टा या इंसेक्ट कहते हैं। अब इंसेक्ट में फर्दर आप जानते हैं बटरफ्लाई, कॉकरोचेस हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, हनी बीज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, उसके अलावा बेशुमार हैं। तो ये वो सारे एनिमल्स हैं जो कॉमन हैं आपकी डेली लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपके लोकल एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में मौजूद हैं। आर्थ्रोपोडा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर में से एक तो ये है कि इनकी लेग्स में जॉइंट होते हैं। दूसरा इनका बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनकी बॉडी के बाहर स्केलेटन होता है प्रोटेक्शन के लिए, एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी का स्केलेटन बॉडी के अंदर है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन
बॉडी के बाहर है। दूसरे अंदाज में आप इस तरह से देख लें कि हमारी बॉडी की अरेंजमेंट क्या है कि पहले स्किन है, इसके नीचे मसल्स हैं, फिर उसके नीचे हमारा स्केलेटन है। आर्थ्रोपोडा में क्या है, पहले स्केलेटन है, फिर नीचे मसल्स मौजूद हैं। अब इनका स्केलेटन चूंकि बॉडी की आउटर सरफेस को ढांपे हुए है, एक्टोडर्म एपिडर्मस को कवर किए हुए है, इसलिए इस स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब अगर ये स्केलेटन बॉडी के बाहर मौजूद है तो ये स्केलेटन तामीर करने के लिए, बनाने के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से लिया गया? कहीं पानी में से, मिट्टी में से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से? जी नहीं। इनकी बॉडी की जो आउटर सरफेस है एक्टोडर्म, उन्हीं सेल में से ये केमिकल कंपाउंड रिलीज हुए और फिर इसी सरफेस के ऊपर जमा होते होते उन्होंने एक लेयर की शक्ल अख्तियार कर ली, एक एक्सोस्केलेटन बन गया। और इस एक्सोस्केलेटन को हम क्यूटिकल का नाम भी देते हैं। इसको अगर मैं सिंपल वे से ड्रा करूं तो आप ये समझिए कि ये किसी आर्थ्रोपोड की बॉडी है ये, और ये इसकी बॉडी की आउटर सरफेस है एक्टोडर्म, ये मेड अप ऑफ सेल्स। ये हम देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। इस लेयर को हमने नाम दे दिया एक्टोडर्म। अब इन्हीं एक्टोडर्मस सेल में से केमिकल कंपाउंड रिलीज हुए और इन्होंने एक्टोडर्म के इर्द गिर्द जमा होकर ये कवरिंग बना दी, क्यूटिकल या एक्सोस्केलेटन। ये इनकी क्यूटिकल है। अब बॉडी और क्यूटिकल के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पे इनके मसल्स हैं। इन मसल की मदद से ये फिर लोकोमोट भी करते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। तो ये इनकी बॉडी के मसल्स हैं। अब क्यूटिकल जो है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो इस क्यूटिकल में दो बड़े अहम केमिकल कंपाउंड हैं। क्यूटिकल के अंदर एक्सोस्केलेटन में एक है काइटिन जो कि पॉलीसैकेराइड है, उसके अलावा वैक्सेस या लिपोप्रोटीन भी मौजूद हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा वैक्सेस यानी लाइपिड्स भी हैं। अब काइटिन की मौजूदगी की वजह से एक्सोस्केलेटन में हार्डनेस आती है, रिजिडिटी आती है, उसमें एक सख्ती आती है, जिसकी वजह से ये किसी भी एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर को फेस कर सकता है। और लिपोप्रोटीन की वजह से, वैक्सेस की वजह से एक्सोस्केलेटन में करैक्टर क्या आ जाएगा? बीइंग वाटरप्रूफ, कि ये सेल में से वाटर को वेपोरेट नहीं होने देता। आप देखिए कई आर्थ्रोपोडा हैं जो बड़े गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे शेल्टर नहीं है, जैसे बहुत सारे डेजर्ट्स में। अब उन डेजर्ट में समर सीज़न में, वेदर में, वार्म कंडीशंस में क्या होता होगा? क्या इनकी बॉडी के सेल में से सारा वाटर वेपोरेट नहीं कर जाता होगा? लेकिन नहीं करेगा। क्यों? कि इनकी स्किन के ऊपर, एक्टोडर्म के ऊपर, बॉडी की आउटर सरफेस के ऊपर वाटरप्रूफ लेयर है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? क्यूटिकल। तो हार्डनेस किसकी वजह से आ रही है? काइटिन की वजह से। और वाटरप्रूफ करैक्टर किसकी वजह से आ रहा है? वैक्सेस और लिपोप्रोटीन की वजह से। अब एक्सोस्केलेटन जो है तो बहुत अच्छा, प्रोटेक्शन कर रहा है, बॉडी में से वाटर एवेपोरेशन के आगे बैरियर बन रहा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, ये ग्रोथ के आगे के अंदर रुकावट पैदा करता है, इंटरफेरेंस पैदा करता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा हो और उसके हेड के ऊपर लोहे का एक खोल चढ़ा दिया जाए। अब उसकी पूरी बॉडी तो ग्रो करेगी, लेकिन हेड को ग्रो करने की, स्कल को ग्रो करने की जगह नहीं मिली। आगे बैरियर कौन है? वो लोहे का खोल है। अब वो फिज़िकली बाकी बॉडी तो उसकी पूरी तरह डेवलप होगी, पूरी तरह ग्रो होगी, लेकिन उसकी स्कल छोटी रह जाएगी,
क्योंकि स्कल को ग्रो करने का रूम नहीं मिला, वो स्पेस नहीं मिला, वो वॉल्यूम नहीं मिला। बिल्कुल यही प्रॉब्लम किसके साथ है? आर्थ्रोपोडा के साथ। तसव्वुर कीजिए कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी ये इतनी बॉडी है, ये जो हिसाब को नज़र आ रहा है। सपोज करें अब ये जो मार्कर का कैप है ये इसको कवर किया हुआ है, ये समझे एक्सोस्केलेटन है। अब इसे पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है तो ये बॉडी ग्रो कैसे करेगी? प्रॉब्लम तो है फिर। तो इसके लिए अल्लाह ने इनको एक बड़ी ज़बरदस्त अडेप्टेशन अनायत की है। वो है कि जब जब इन्होंने ग्रो करना होता है तो ये अपने एक्सोस्केलेटन को उतार लेते हैं और नए साइज़ के मुताबिक नया एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं। तो ये ग्रोथ के लिए जो एक्सोस्केलेटन रिप्लेस किया जाता है, पुराने की जगह नया बनाया जाता है, पुराने छोटे एक्सोस्केलेटन की जगह नया बड़ा एक्सोस्केलेटन तामीर किया जाता है। इस फिनोमिनन को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज एक्डाइसिस। अब यहाँ पे दो बातें। एक बात ये कि ये एक्डाइसिस कैसे करते होंगे। पहली ऑप्शन ये है कि पहले पुराना एक्सोस्केलेटन सारा उतारते होंगे, ग्रो करते होंगे, फिर उसके ऊपर नया एक्सोस्केलेटन बनाते होंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि पुराना भी मौजूद है, उसके नीचे नया बनता है। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है? सेकंड। कैसे ज़रा देखिएगा। ये बॉडी है जी, फ़र्ज़ करें कि फ़िलहाल बॉडी का साइज़ ये है। ग्रोथ के बाद ये कोई चेंज आएगी, ज़रा देखिएगा। अब इस एनिमल की बॉडी में पहले क्या होगा, ये बॉडी फ़िलहाल उतनी ही है। ग्रोथ से पहले बड़ा अहम काम होने लगा, ज़रा गौर कीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है। ये जो एक्टोडर्मल सेल हैं इनमें से फ्लूइड रिलीज़ होता है। फ्लूइड रिलीज़ होने से एक्सोस्केलेटन और बॉडी के दरमियान जो स्पेस है उसमें फ्लूइड जमा होने से प्रेशर लगेगा और पुराना एक्सोस्केलेटन थोड़ा अपनी पोजीशन से ऊपर उठ जाएगा। इधर से भी पहले से पीछे हट गया, इधर से भी पीछे हट गया, इधर से भी। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी और एक्सोस्केलेटन के दरमियान जो स्पेस थी वो स्पेस ज़रा ब्रॉड हो गई है। क्यों? कि इस स्पेस के अंदर किसको जमा किया गया है? एक फ्लूइड को जमा किया गया है। अब स्पेस बन गई है। अब इस स्पेस के अंदर ये एक्सोस्केलेटन जो है ये नया बनेगा और बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। अब बॉडी पहले की निस्बत सपोज कर लें इधर से ग्रो करके इतनी हो गई, ये हो गई दिस वन, और इधर से भी ग्रो करके बॉडी ये यहाँ तक आ गई है। अब इस नए साइज के मुताबिक नया एक्सोस्केलेटन डेवलप किया जाएगा। ये देखो, ये जो मैं ब्लैक कलर के साथ साथ ड्रा कर रहा हूँ ये नया एक्सोस्केलेटन तामीर हो गया है। ये अब ये जो न्यू एक्सोस्केलेटन है ये तो बन गया है, इसको हम नाम ही क्या देंगे? न्यू एक्सोस्केलेटन। ओके, ये बन गया। पुराने का क्या करेंगे? पुराने वाला झड़ जाएगा, ओल्ड एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ। इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और ये इसको यहाँ से गिरा दिया जाएगा, शेड ऑफ। दिस प्रोसेस नोन एज एक्डाइसिस प्रोसेस। और यहाँ से एक और बड़ी मज़ेदार बात याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा थ्रू आउट लाइफ एक्डाइसिस नहीं करते। एक्डाइसिस का मकसद क्या है? कि बॉडी को ग्रोथ के लिए स्पेस दी जाए। इट मीन्स कि जब तक आर्थ्रोपोडा ग्रोथ स्टेज पे हैं, इमेच्योर स्टेज पे हैं, जब तक उन्होंने ग्रो करना है तो उनमें बार बार वक्फे से एक्डाइसिस का प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन जब वो फुली मैच्योर हो जाते हैं, जिसके बाद दोबारा कभी ग्रो नहीं करना, तो फिर दोबारा एक्डाइसिस भी नहीं होनी। इट मीन कि जब आर्थ्रोपोडा अटेन द मैच्योर स्टेज, फुल मैच्योर स्टेज, फुली ग्रोन, फिर आइंदा उनमें एक्डाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये टेम्परेरी प्रोसेस है, सिर्फ आर्थ्रोपोडा की इमेच्योर स्टेज पे ही सामने आता है। तो ये हमने एक्सोस्केलेटन की बात कर ली।
अब इनके बॉडी सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। बॉडी सिस्टम्स में से पहले हम जिक्र करेंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का, इनके गट का। तो इनका जो गट है वो ट्यूब्यूलर है। ये हम पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि ट्यूब्यूलर गट का मतलब क्या होता है कि देयर आर टू ओपनिंग्स, माउथ फॉर इंजेशन और एनस फॉर इजेशन। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम ड्रॉ करें गट को और जनरल, तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। ये देखिएगा, ये इनकी बॉडी का गट है फर्स्ट पोर्शन, फिर ये थोड़ा ब्रॉड पोर्शन, मिडल पोर्शन इसको कहा जाता है, ये उसके बाद फिर ये जिसको मैं ज़्यादा थिक लाइन से शो कर रहा हूँ, ये वाला, ये, और ये इनकी बॉडी की सरफेस है एक्टोडर्म, इनकी बॉडी की बाउंड्री है। ये हम जनरल डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पे इनका माउथ होगा, हियर इज देयर माउथ, ये इनका माउथ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा बात पे, ये इनका माउथ है। अब जो गट का ये फर्स्ट पोर्शन है, इस फर्स्ट पोर्शन को फोर गट कहा जाता है। यहाँ पे फोर का मतलब क्या है? फोर का मतलब है फर्स्ट पोर्शन है। और ये वाला जो पोर्शन है ये मिड गट है, दरमियान वाला हिस्सा है डाइजेस्टिव ट्रैक का, और ये वाला है हाइंड गट, सबसे पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम हाइंड गट कह रहे हैं। और ये बॉडी का पोस्टीरियर एंड है। ज़रा बात गौर कीजिएगा, बड़ी अहम बात आने लगी है। और ये जो ओपनिंग है आर्थ्रोपोडा में, बेहतर है कि हम इस ओपनिंग को एनस ना कहें, बेहतर है कि इसे हम क्या नाम देंगे? दैट इज़ क्लोइकल ओपनिंग, दैट विल बी नोन एज क्लोइकल ओपनिंग। अब ये क्लोइकल ओपनिंग क्यों है, अभी इसकी जब फंक्शनिंग मैं बताऊंगा तो फिर हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे इसको हम एनस क्यों नहीं कह रहे, यहाँ पे इसको हम क्लोइकल ओपनिंग क्यों कह रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये जो मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है, जहाँ पे ये दोनों आपस में जोड़ बना रहे हैं, ये इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बारीक ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये बारीक नालियाँ होती हैं यहाँ पे, ये इन बारीक नालियों को मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और वाज़े तौर पे याद रखिएगा, और से ज़रा बात सुन लें, आपके काम आएगी। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये गट के साथ अटैच ज़रूर हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच ज़रूर हैं, लेकिन इनका डाइजेशन में कोई रोल नहीं। ये एक्चुअली एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने वाली। अब ये बॉडी में यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिक एसिड इनमें प्रोड्यूस होता है, वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर अब्जॉर्ब होता रहता है। बॉडी के तमाम सेल में बनने वाला यूरिक एसिड कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में। अब मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी? इन नाइट्रोजन वेस्ट को, यूरिक एसिड को हाइंड गट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हाइंड गट में नाइट्रोजन वेस्ट भी पहुंच गए और यहाँ पे अनडाइजेस्टेड मैटर भी मौजूद है, वो फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो सका। इसका मतलब ये जो ओपनिंग है, यहाँ से दोनों चीज़ें रिमूव की जा रही हैं, नाइट्रोजन वेस्ट एज वेल एज अनडाइजेस्टेड मैटर। तो फिर इस ओपनिंग को आप एनस कैसे कह सकते हैं? एनस तब कहते हैं वो ओपनिंग होता है जहाँ से सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर को रिमूव किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड मैटर रिमूव नहीं हो रहा, इसके साथ नाइट्रोजन वेस्ट भी रिमूव हो रहे हैं। इसलिए हमने इस ओपनिंग को एनस नहीं कहा, इसलिए इस ओपनिंग को हम क्लोइकल ओपनिंग का नाम देते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो किन ट्यूब्यूल की शक्ल में है?
मालपीजियन ट्यूब्यूल की शक्ल में। अब इसी डायग्राम में से हम आर्थ्रोपोडा का नर्वस सिस्टम भी एक्सप्लेन कर देते हैं, और इनका नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसे जैसे फाइलम एनिलिडा में। तो जो प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है फाइलम एनिलिडा का, वहाँ पे आप वो नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन देख सकते हैं। लेकिन चलिए मैं थोड़ा इसका बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगी हमारी। यहाँ पे ब्रेन होगा गैंग्लिया की शक्ल में, दिस इज द ब्रेन इन फॉर्म ऑफ गैंग्लिया या गैंग्लियन। चूंकि ये एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, प्लूरल वर्ड यूज़ करें गैंग्लिया। फिर उसी तरह एनिलिडा की तरह डबल नर्व कॉर्ड डाइजेस्टिव ट्रैक के नीचे से गुजर रही है, दिस वन। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक के नीचे से गुजर रही है, डबल नर्व कॉर्ड है। सेम यही सिलसिला किसमें था, एनिलिडा में। तो इसको हम वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कह सकते हैं। दिस इज नॉन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, दिस इज नॉन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर फर्दर फिर आगे गैंग्लिया मौजूद होते हैं, जिनको पेरिफेरल गैंग्लिया, और इनमें से फर्दर निकलने वाली नर्व्स को हम लेटरल नर्व्स का नाम देते हैं। क्या ऐसा ही नर्वस सिस्टम हमने एनिलिडा में नहीं पढ़ा था? सेम। अब इस रिजेंबलेंस की वजह से, इस मुशाहबत की वजह से एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को क्लोज रिलेटिव समझा जाता है। कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी आपस में कोई लिंक है, क्योंकि इनमें जहाँ बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, बड़ी सिमिलरिटी नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर है। तो हम नर्वस सिस्टम की बात कर चुके, अब हम इनके एक और अहम फीचर की बात करेंगे, इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, देयर इज नो ब्लड वेसल्स। ब्लड इनकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल में नहीं मौजूद, ओपनली इसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। जैसे आप ये देखें, सपोज करें कि इनकी बॉडी है ये, और यहाँ पे इनका हार्ट मौजूद है बॉडी के अंदर, और हार्ट के ये स्टार्ट पे सिर्फ एक ब्लड वेसल मौजूद है, उसके अलावा नो आर्टरी, नो वेन, नो कैपिलरीज। और इस हार्ट की राइट और लेफ्ट साइड पे छोटी छोटी ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। इन ओपनिंग को हम ऑस्टिया का नाम देते हैं, दीज आर नॉन एज ऑस्टिया। और ये बॉडी के कोई सेल्स हैं, कोई भी टिश्यू बॉडी का मौजूद है, किसी भी ऑर्गन का सेल समझ लें, किसी भी ऑर्गन का टिश्यू समझ लें आप इसको। अब ज़रा देखिएगा, जब ये हार्ट पंप करता है तो ये ब्लड हार्ट में से इस एक सिंगल वेसल में से बाहर आता है और डायरेक्ट पूरी बॉडी में फैल जाता है, कैविटी में फैल जाता है। और जब ये सेल के करीब से ब्लड गुजर रहा होता है तो यहाँ पे ये मटेरियल का एक्सचेंज करके गुजरता है, और ये मटेरियल नाइट्रोजन वेस्ट भी हो सकते हैं, ये मटेरियल न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकता है, वाटर हो सकता है। लेकिन ये हार्ट ब्लड जो है सर्कुलेशन के बाद ऑस्टिया के ज़रिए वापस हार्ट में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड बॉडी में गर्दिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर पैक नहीं है, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये भी याद रहे कि मोस्टली आर्थ्रोपोडा का ब्लड कलरलेस होता है, और इस कलरलेस ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं, विदाउट हीमोग्लोबिन। तो ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड होता है, ज़्यादातर आर्थ्रोपोडा का वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व नहीं है। ख़ास तौर पे वो आर्थ्रोपोडा जो लैंड पे रहते हैं, उनका ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट नहीं करता, उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं, या उसमें कोई और रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद नहीं है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है मोस्ट आर्थ्रोपोडा का। अब इसके साथ ही हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी जिक्र कर लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा ब्रीथिंग कैसे करते हैं, इनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है। लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम इसको एक्चुअली हम कह सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम
इनका मैं स्पेशली कॉकरोच के हवाले से बात करूंगा जो लैंड के ऊपर मौजूद है, वरना आर्थ्रोपोडा की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, फिर उनके ब्रीथिंग सिस्टम की भी आगे वैरायटी है, स्ट्रक्चर का बहुत सारी जगहों पे डिफरेंस है, लेकिन हम एज जनरल बात बताएंगे जो कि ख़ास तौर पे इंसेक्ट के हवाले से होगी। तो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये हम सपोज कर लेते हैं जी ये कॉकरोच की या किसी लैंड आर्थ्रोपोड की बॉडी है ये। अब इस बॉडी के अंदर ये इस तरह की लंबी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये इस ट्यूब को हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल या इसको कह रहे हैं ट्रेकियल ट्रंक। ये बड़ी सी एक नाली है हवा के गुजरने के लिए, इसको हम ट्रेकियल ट्रंक कह रहे हैं। इसी तरह ट्रेकियल ट्रंक बॉडी की इस जानब भी मौजूद हैं। ये देयर आर ट्रेकियल ट्रंक्स, और ट्रेकियल ट्रंक से फर्दर छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जो बॉडी के हर सेल तक पहुंची हुई हैं। इतनी ज़्यादा ब्रांच्ड हैं, दीज आर हाईली ब्रांच, इतनी ज़्यादा ब्रांच हैं कि ये बॉडी के हर टिश्यू हर सेल तक पहुंची हुई हैं। सपोज कि ये बीच में टिश्यूज़ है और ये बॉडी के ऑर्गन सेल्स हैं, तो इन छोटी ट्यूब्यूल्स को आप कहते हैं ट्रेकिया, या इनको ट्रेकी भी कह सकते हैं, ट्रेकी। ये तो बड़ी जो एयर ट्यूब है जिसमें से हवा गुजरनी है उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रेकियल ट्रंक, और उससे आगे जो फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, ट्रेकी। और ट्रेकी इतनी ज़्यादा तादाद में है, बॉडी के हर सेल तक इनकी रसाई है, हर सेल को सराउंड किया हुआ इन्होंने। अब ये जो ट्रेकियल ट्रंक हैं ये बॉडी से बाहर खुलते हैं थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। बेशुमार ये ओपनिंग्स होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ओपनिंग ड्रॉ किए हैं, दीज आर स्पाइरेकल्स। तो इन हवा वाली नालियों का, एयर ट्यूब्यूल्स का बॉडी से बाहर कनेक्शन है किन सुराखों के ज़रिए, स्पाइरेकल्स के ज़रिए। अब क्या होगा, यहाँ से एयर जो है ये स्पाइरेकल के ज़रिए ट्रेकियल ट्रंक में एंटर होगी, ट्रेकियल ट्रंक में से एयर एंटर होगी ट्रेकी में, और फिर ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगी, और वापसी कार्बन डाइऑक्साइड की सेम इसी तरह से होगी, और स्पाइरेकल के थ्रू एयर बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन अमूमन पैटर्न ये देखा गया है आमतौर पे कि जिन स्पाइरेकल के थ्रू इनहेलेशन होती है उनके थ्रू एक्सहेलेशन नहीं होती। इनहेलेशन के लिए स्पाइरेकल अलग हैं और एक्सहेलेशन एयर को रिमूव करने के लिए स्पाइरेकल अलग हैं। हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी में एयर का इनटेक अलग पाथवे से है और रिमूवल अलग पाथ से है। हमारी बॉडी में देखें, इसी नेजल कैविटी के थ्रू, माउथ के थ्रू हमने इनहेल करना है और इसी के थ्रू हमने एक्सहेल करना है। सेम पाथ है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए, लेकिन इंसेक्ट में, कॉकरोच में इनहेलेशन के लिए स्पाइरेकल अलग हैं और एक्सहेलेशन के लिए स्पाइरेकल्स अलग मौजूद है। इसके अलावा कुछ आर्थ्रोपोडा में ट्रेकियल सिस्टम के अलावा और भी ऑर्गन हो सकते हैं ब्रीथिंग के लिए, जैसे उनमें लंग भी हो सकता है, और इस स्पेशल लंग को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ नोन एज बुक लंग, दैट इज़ नोन एज बुक लंग। जैसे हमारी बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह इन लंग्स के अंदर बहुत सारी आगे फर्दर ब्रांचेस बनी होती हैं। ये तो ये ब्रांचेस जो हैं इनको तो वैसे हम लेमेली का नाम देते हैं, लेकिन इनकी मशाहबत, इनकी सिमिलरिटी हमारी बुक के पेजेस के साथ है। तो पूरी बुक को समझे कि लंग है और उसके अंदर पेजेस को समझे ब्रांचेस हैं लेमेली, इसलिए इस लंग को हमने क्या नाम दे दिया, बुक लंग। यहाँ से एयर एक साइड से एंटर होती है कंटेनिंग ऑक्सीजन, और यहाँ से सर्कुलेट करती हुई इन लेमेली में से सर्कुलेट करती हुई इधर से रिमूव हो जाती है, और अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन मौजूद होती है। अब जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हैं वो कैसे ब्रीथिंग करते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ब्रीथिंग के लिए मौजूद है गिल्स। चूँकि पानी में रहते हैं तो उनमें ब्रीथिंग के लिए गिल स्ट्रक्चर मौजूद है। जैसे हमने क्रस्टेशिया का अगर जिक्र करना हो, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं क्रस्टेशिया, तो इनमें ट्रेकियल सिस्टम तो नहीं होगा, इनमें बुक लंग तो नहीं होगा, इनमें ब्रीथिंग के लिए क्या मौजूद होंगे, देयर विल बी प्रेजेंट गिल्स। जैसे फिशेस, वो वर्टिब्रेट एनिमल हैं, लेकिन चूंकि वो एक्वेटिक है, चूंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए उनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद हैं। तो इसी तरह क्रस्टेशिया, ये आर्थ्रोपोडा बेशक इनवर्टिब्रेट हैं, बट दे हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग, इनमें भी ब्रीथिंग के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। तो ये ओवरऑल
आर्थ्रोपोडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने जिक्र किया। और यहाँ पे एक अहम बात रह गई, मैं उसको पीछे भूल गया, मैं जिक्र कर दूं, इनकी बॉडी पे जो लेग्स या अपेंडेजेस होती हैं वो किस काम के लिए होती हैं? अपेंडेजेस। अब देखिएगा, जब हम अपेंडेज की बात करते हैं तो अपेंडेज का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? बॉडी से उभरी हुई कोई चीज़, आउटग्रोथ फ्रॉम बॉडी। तो अब इनकी बॉडी के ऊपर जो अपेंडेजेस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है वो अपेंडेज लेग्स हो सकता है वो अपेंडेज एंटीना लाइक स्ट्रक्चर हो, एंटीनी, और हो सकता है कि ये स्पर्म ट्रांसफ़र करने के लिए उनको हम वैसे क्लेस्पर्स का नाम देते हैं, या काकरोच की बॉडी के हवाले से स्पेशल बात करें तो उनको सर्कस का नाम दिया जाता है, सर्कस। तो इनके बॉडी के अपेंडेजेस हैं। अब लेग्स का तो हमें पता है कि डेफिनेटली ये लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। एंटीनी का क्या फंक्शन होगा? वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। अब चूंकि सेंसरी स्ट्रक्चर का जिक्र हुआ तो नर्वस सिस्टम का मैंने जिक्र किया था यहाँ पे, यस। तो इनकी जो आइज़ होती है ना आर्थ्रोपोडा की, वो भी बाकी एनिमल की आइज़ से मुख्तलिफ हैं, स्पेशली हमारी आँख से मुख्तलिफ हैं। इनकी आइज़ होती हैं कंपाउंड आइज़, इनकी आइज़ कंपाउंड आइज़ होती हैं। अब कंपाउंड आई क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। देखें, अगर हम अपनी आँख की बात करें तो हमारी आँख में लाइट को कलेक्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए एक लेंस होता है, ये सिंगल लेंस इन वन आई। ये हमारी वर्टिब्रेट की आँख है, ह्यूमंस की आँख है। लेकिन अगर आप इंसेक्ट की आँख देखें तो उनकी आँख के अंदर एक लेंस नहीं है, लाइट को फोकस करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए मैनी यूनिट्स आर प्रेजेंट, मैनी लेंसेज आर प्रेजेंट। तो चूंकि यहाँ पे बहुत सारे लाइट कलेक्टिंग यूनिट्स होते हैं या लेंसेज होते हैं, इसलिए इस आँख को हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड आई। कभी आपने तजर्बा किया हो कि आप फूल पे एक बटरफ्लाई बैठी है, आप उसको पकड़ने के लिए दबे पांव उसके पीछे से आते हैं, लेकिन जो ही आप करीब पहुंचते हैं, हाथ बढ़ाते ही हैं तो वो उड़ जाती है। फिर आप एक दफ़ा चौंक जाते हैं, आप एक दफ़ा हैरान होते हैं कि मैं तो बहुत दबे पाँव यहाँ पे पीछा की है, इसको कैसे पता चल गया? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि उसकी कंपाउंड आई है, उसको बेक वक्त फ्रंट पे भी नज़र आ रहा है, उसको राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है, ठीक उसी वक्त उसको लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ रहा है, नीचे भी नज़र आ, ऊपर भी नज़र आ रहा है, पीछे भी नज़र आ रहा है। तो मत सोचिएगा कि अगर बटरफ्लाई का हेड इधर फ्रंट की तरफ है तो आप इसको पीछे जाके पकड़ लेंगे, नहीं, वो आपको देख रही है, वो आपको डिटेक्ट कर रही है। क्यों? कि उसकी आई क्या है? कंपाउंड आई है। तो कंपाउंड आई की वजह से क्या होता है कि बेक वक्त एनिमल ऑल डायरेक्शंस को देख सकता है। इसको हम पैनोरामिक व्यू कहते हैं। जैसे अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हों तो वहाँ पे दीवारों में हर तरफ शीशे ही लगे हों, आईने लगे हों, तो आपको हर तरफ अपना ही आप नज़र आता है। तो बिल्कुल इसी तरह दैट इज़ द पैनोरामिक व्यू। इसी तरह आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट की जो आँख होती है वो कंपाउंड आई होती है। इट कंटेन मैनी यूनिट्स फॉर लाइट कलेक्शन, लाइट डिटेक्शन। इसको एट ए टाइम हर डायरेक्शन में नज़र आ रहा होता है। तो अब ये आर्थ्रोपोडा के सारे बॉडी फंक्शन की बात हो गई। एंड पे इनकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो आर्थ्रोपोडा में ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेफिनेटली वही मतलब है जी, गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। पहला हिस्सा मैं इसमें वो बताऊंगा जो तमाम आर्थ्रोपोडा में एक जैसा ही है। वो क्या है कि मेल बॉडी में टेस्टिस होंगे, मेल गोनेट्स, मेल आर्थ्रोपोडा, और फीमेल आर्थ्रोपोडा में ओवरी। ये फीमेल गोनेट, इसमें से प्रोड्यूस होगा एग, फीमेल गैमीट, और टेस्टी में से प्रोड्यूस होंगे स्पर्म। दीज आर द मेल गैमीट्स, स्पर्म्स। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा
जाइगोट, ये बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट में रिपीटेड माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनेगा, बीच में एक इमेच्योर स्टेज भी आएगी। यहां से दो ऑप्शन जरा गौर से सुनिएगा। अब आर्थ्रोपोडा में एम्ब्रियो से अडल्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा, बीच में एक लार्वल स्टेज भी आएगी, इमेच्योर स्टेज आएगी। अब यहां से दो ऑप्शन है, जरा गौर से सुनिएगा बात। पहली ऑप्शन ये है कि एम्ब्रियो से आगे लार्वा बने, लार्वा, और ये लार्वा अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट शक्ल सूरत का होगा। जैसे हाउस फ्लाई जो है, इसके लार्वी कैटरपिलर सुंडियों की शक्ल में है। अब देखिए कहां पे हाउस फ्लाई और कहां पे सुंडी, बाजार इनका आपस में कोई लिंक नजर नहीं आता, लेकिन ये जो सुंडियां हैं, मैगेट्स हैं, ये असल में हाउस फ्लाई की इमेच्योर स्टेज है। अब इसके पर नहीं निकले, अब इसके विंग्स नहीं बने, अब इसमें वो सारे फीचर्स नहीं आए। अब लार्वी जो होंगे ये किस फॉर्म में होंगे? सुंडियों की शक्ल में, मैगेट्स की फॉर्म में, कैटरपिलर की शक्ल में होंगे। फिर लार्वी जो हैं ये एक इमोबिलाइज्ड सिसाइल फॉर्म अख्तियार करते हैं, अपने एक शेल सा को कौन बना लेते हैं, इनको प्यूपा कहा जाता है। और प्यूपा के अंदर बंद रहकर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी और फिर फाइनली उससे अडल्ट बनेगा। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे अडल्ट और लार्वी, इनकी शक्लो सूरत में बेशुमार डिफरेंसेस हैं। अब बिल्कुल एक डिफरेंट इमेच्योर स्टेज को बिल्कुल एक डिफरेंट अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो शक्लो सूरत में मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारी चेंजेस लाना पड़ेंगी। इन चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं कि एक इमेच्योर स्टेज को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, शक्ल सूरत में बड़ी तब्दीलियां आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस, शक्ल की तब्दीली। मेटा का मतलब है चेंजेस, मॉर्फोसिस का मतलब शक्ल सूरत में। और ये कुछ चंद तब्दीलियां नहीं आई, बेशुमार तब्दीलियां आई हैं। इसको हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। याद रखें, जब लार्व इमेच्योर स्टेज और अडल्ट शक्ल सूरत में एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट हों तो उसके लिए फिर बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी शक्ल सूरत में। तो इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या इसको होलो मेटाबोलस एनिमल भी कहा जाता है, बड़ा इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कह सकते हैं। और इस तरह की डेवलपमेंट आपको मिलेगी फ्लाइज में, हनी बीज में, बटरफ्लाई में। अब आ जाते हैं हम दूसरी सिचुएशन। कुछ आर्थ्रोपोडा में क्या सिचुएशन होती है? एम्ब्रियो से जो इमेच्योर स्टेज बनती है, दैट इमेच्योर स्टेज इज नोन एज निम्फ, दैट इज नोन एज निम्फ। अब ये निम्फ जो है, इसके दरम्यान में प्यूपा स्टेज नहीं आती, इसमें थोड़ी चेंजेस के बाद ही क्या बन जाता है? अडल्ट। तो अब इस इमेच्योर को इस अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लानी पड़ी। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को हम क्या कहते हैं? हेमी मेटाबोलस, या इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इट इज नोन एज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, दिस वन। अब फर्क है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लार्वा भी इमेच्योर स्टेज है, निम्फ भी इमेच्योर स्टेज है, व्हाट इज द डिफरेंस? याद रखें, जब इमेच्योर स्टेज अडल्ट से एंटायरली डिफरेंट हो तो फिर ये लार्वी है। और अगर इमेच्योर स्टेज अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंस हो, सिर्फ साइज का फर्क हो और सेक्स ऑर्गन का फर्क हो। अब जैसे निम्फ जो है, इसमें साइज अडल्ट की निस्बत बहुत छोटा होता है और इसमें सेक्स ऑर्गन अभी मैच्योर नहीं होते। अदरवाइज शक्ल एक जैसी होती है। जैसे अगर हम ग्रास हॉपर की बात कर लें तो ग्रास हॉपर में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब ग्रास हॉपर की मैच्योर स्टेज देखें तो वो अडल्ट ग्रास हॉपर की शक्ल का ही होता है। फ़र्क सिर्फ क्या है? साइज छोटा है और यकीनन अभी इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आई। तो दैट्स ऑल अबाउट आर्थ्रोपोडा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।